रंग किस्त नंबर 2। होमलैंड सिक्योरिटी वालों की रिपोर्ट में बहुत कुछ था। सीसीटीवी फुटेज में एक बेहद फरबा उम्र का मशकूक शख्स मिला था, जिसने एक इमारत की छत के रातों गार्ड्स कैफेटेरिया में मुसलसल 3 दिन गपशप लगाते हुए दोस्ती गांठी थी। इसके बाद वो फरबा शख्स गार्ड के साथ इसकी ड्यूटी वाली छत पर गया था, जिसके बाद गार्ड अपने कैबिन में बेहोश पाया गया था। ये गार्ड दिल की मामूली तकलीफ में मुब्तला था और अभी तक इंतहाई निगहदाश्त में था। अहम बात यह थी कि फरबा शख्स इसके बाद 2 बैगों के साथ लिफ्ट के करीब भी देखा गया था। यकीनन वो ये बैग ऊपर छत पर ले गया था। इस बेहद फरबा शख्स के गिर्द सुर्ख दायरा लगाते मुसाद को एक और धचका लगा था। इस इमारत की छत पर सिलिकॉन का एक पूरा कॉस्ट्यूम और मास्क मिला था, जो फरबा शख्स ने अपने चेहरे और जिस्म पर चढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया था। अहम तरीन बात यह थी कि हुलिया बदलने की जदीद टेक्नोलॉजी इसराइली थी और एक ईरानी एटमी साइंसदान को ईरान में उड़ाने के मिशन पर मामूर मुसाद के एक टॉप एजेंट की वजह से ईरानियों के हाथ लग गई थी। बाद वो मुसाद एजेंट भी ईरान में मारा गया था। ईरान रिवर्स इंजीनियरिंग के तहत इस जदीद टेक्नोलॉजी को अब अपने इस्तेमाल में ले आया था। इसी तरह एक बेहद बुरी औरत के गिर्द भी सुर्ख दायरा लगाया गया था, जो एक दूसरी इमारत की छत पर देखी गई थी। एक फुटेज में पोर्टेड रॉकेट लॉन्चर के साथ वो बरकबदारी से भागती पाई गई थी। यकीनी तौर पर वो बुरी औरत भी बदले हुए हुलिये में थी। जनरल गोरियान को उड़ाने के दौरान किसी किस्म की मशकूक कम्युनिकेशन इस इलाके में नहीं पकड़ी जा सकी थी। इससे साफ जाहिर होता था कि कातिल कितनी मजबूत मनसूबाबंदी के साथ आए थे और किस कदर मोहतात थे। उन्होंने कोई खास सुराग नहीं छोड़ा था और फोरेंसिक वाले कहीं भी इनकी उंगलियों के निशान ढूंढने में कामयाब नहीं हो सके थे। नीचे एक 5 स्टार होटल के स्विमिंग पूल के पास से पैराशूट और कुछ फुटेजेस मिले थे, जिन पर होमलैंड वाले काम कर रहे थे। कातिलों की कार्रवाई का एक मुकम्मल खाका सा दानियल के जहन में आ गया था। न चाहते हुए भी वो लाशुरी तौर पर कातिलों को सिराहने पर मजबूर हो गया, खास तौर पर बुनियादी किरदार अदा करने वाले कातिल को, जिसने फ्लैंक सूट के सहारे मुसाद के मजबूतनी किले में नकब लगाई, वहाँ भी कामयाबी समेटी और फिर एक छोटे पैराशूट के सहारे फ्री फायर छलांग लगाई। यकीनन इसने ज़मीन से महज 200 फीट के लगभग पैराशूट खोला था। दूसरी सूरत में वो आसानी के साथ जनरल वाली बिल्डिंग की छत पर मौजूद निशानेबाजों का टारगेट बन जाता। बादजा इसने पैराशूट वाली कमी स्विमिंग पूल में उतरकर पूरी की थी। यकीनन इसको स्विमिंग पूल का भी पहले से इल्म था। दानियल के दिल में खुदबुद मच गई। वो इतनी महारत के हामिल कातिल के बारे में जानने के लिए बेचैन हो रहा था कि मायरा खुले लैपटॉप के साथ चेहरे पर सनसनी सजाए इस कमरे में दाखिल हुई और छूटते ही बोली, हेडक्वार्टर से तवील मेल आई है। ईरानी टॉप एजेंट कर्नल कमाल का ईरान में कहीं सुराग नहीं मिल रहा। चीफ ने ज़ाती राय दी है कि महारत और दीदा दिलेरी का परतो जनरल का कातिल कर्नल कमाल ही हो सकता है। कर्नल की फाइल साथ अटैच है। दानियल के वजूद में सनसनी की लहर दौड़ गई। वो भी इस नाम से बखूबी वाकिफ था। इसने निगाह की ऐनक चेहरे पर सजाई। दिखाओ। दानियल ने पहले मेल देखी लिखा था, ईरानी खुफिया एजेंसी हिलाली तलवार का सुपर एजेंट कर्नल कमाल दुनिया की इन सीक्रेट एजेंट्स में शामिल है, जो हमेशा से ही मोसाद के लिए सर्द दर्द रहा है। मोसाद कभी भी इस पर मुकम्मल काबू पाने में कामयाब नहीं हुई। कर्नल कमाल खतरे को भांपने की खुदादा सलाहियत का हामिल है। इसकी महारत, दीदा दिलेरी और फैसले की ज़बरदस्त सलाहियत मुकाबिल को मबहूत कर देती है। कर्नल कमाल के काम करने का तरीका भी बहुत ख़ास है। अगर वो हमलावर है तो यकीन रखो वो मल्टी टारगेट्स पर उकाब की मानी निगाहें जमाए है। जो टारगेट तुम्हें दिखाएगा वो महज दिखाने के लिए होगा। वो हमेशा छुपा रहता है। अगर मिशन के दौरान वो जाहिर हो जाए तो समझना कि वो अपना मकसद हासिल कर चुका है, या फिर बड़ी अय्यारी से तुम अपने ताक़ुब में लगाकर किसी दलदल में ले जाएगा। कर्नल कमाल ईरान से बाहर अमूमन अकेला ही काम करता है। टीम के साथ है तो यकीनन टारगेट अहम तरीन और ज़्यादा तादाद में होंगे। इसके अलावा लड़ाई बढ़ाई में गैर मामूली महारत रखता है। हम अक़साम के हथियार चलाना और नित नए हथियारों का हसूल इसका मशग़ला है। सख्त जान है। आवाज़ें बदलने में भी महारत रखता है और निशानेबाज भी गज़ब का है। हिलाली तलवार में इसे 1 मैन आर्मी कहा जाता है। दानियल थोड़ी मसलते हुए बड़बड़ाया, 1 मैन आर्मी ही है। साथ इसने कर्नल की फाइल खोली। एक तवील कामत जबान, बेहद काले बाल और आंखें, सुर्खों सफ़ेद रंगत के साथ वो गैर मामूली मर्दाना वजाहत का हामिल था। फाइल में तकरीबन वही बातें थी जो मेल में दर्ज थी। दानियल ने लैपटॉप मायर की तरफ घुमाया। हमारा मुकाबला कर्नल कमाल से है। मायरा ने आंखें इस पर जमाई। हमारे लिए एक शानदार मौका है। जनरल की हलाकत का दाग हमारे डेस्क काउंटर कर्नल कमाल को जकड़ कर धो सकता है। दोनों की निगाहें मिली और पल भर में जो कुछ मायरा के दिमाग में चल रहा था दानियल के साथ शेयर हो गया। दानियल ने पूछा, रेफर क्या कर रहा है? मायरा बोली, होमलैंड वालों के साथ लगा है। कर्नल कमाल जिस होटल के स्विमिंग पूल में उतरा था वहाँ कुछ फुटेजेस मिले हैं जिन्हें लेकर पुरजोश है। कह रहा था कि जल्दी कातिलों की गर्दन उसके हाथ में होगी। दानियल कदरे मुस्तरिब हुआ। इसका कर्नल कमाल के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है।
जल्द बाजी में कोई कदम ना उठा पाए। बुलाओ उसे, मायरा ने इत्मीनान से कहा। इसे डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं, वैसे भी हमारे बगैर और बिना किसी इत्तला के वो कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकता। दानियाल ने सर थाम लिया। इब्तिदाई धचके ने शायद मेरे आसाब को मुतासिर किया है। तुम्हें ब्लैक कॉफ़ी की ज़रूरत है। दानियाल ने मुस्कुराकर से देखा। थोड़ी देर बाद तल्ख कॉफ़ी को घूंट भरते हुए वो वाकई खुद को पुरस्कून महसूस कर रहा था। मायरा ने अपने लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी। गुफ्तगू दोबारा कर्नल कमाल की तरफ घूम गई। मायरा ने कहा, कर्नल कमाल एक टारगेट को तो कामयाबी से निशाना बना चुका है। इसके मुमकिन टारगेट क्या हो सकते हैं? दानियाल को कॉफ़ी मज़ीद तल्ख महसूस होने लगी। इसने कहा, कर्नल का ज़्यादा देर आज़ाद रहना ख़तरनाक हो सकता है। बज़ाहिर तो कोई टारगेट नहीं, मगर अमेरिका हमारे लिए दूसरे घर की मानीद है। हमारी अस्करी और सियासी क़यादत के सरकर्दा अफराद अमूमन सरकारी या निजी दौरे पर आते रहते हैं। तुमने ये सवाल करके मेरी फ़िक्रमंदी बढ़ा दी है। मायरा भी फ़िक्रमंद हो गई। वो जो कुछ ईरान में कर चुके थे वो शर्मनाक था, मगर अपने मज़मूम मकासद में कामयाबी ज़रूर मिली थी। अब कर्नल कमाल वही कुछ अमेरिका में दोहराने जा रहा था तो इसराइलियों के पसीने छूटने लगे थे। दानियाल ने झुंझुलाकर अपनी हथेली पर मुक्का मारा। ये मनहूस शख्स मेरे आसाब पर सवार हो गया है। मायरा ने कोल्ड कॉफ़ी की चुस्की लेते हुए स्पार्टन अंदाज में कहा, मुझे मायूस कर रहे हो तुम। पहली दफ़ा तो कोई हमारे आसाब पर सवार हुआ है और तुम झुंझुला बैठे हो। माफ़ करना, तुम पूरी सलाहियत के साथ काम नहीं कर पाओगे। मुझे हेडक्वार्टर से बात करना होगी। दानियाल को जैसे शौक लगा, लहजा भर के इसे कानों पर यकीन नहीं आया। इस लम्हे इसके सामने इसकी मुआविन नहीं, एक पेशेवर एजेंट थी जिसे अपने यहूदी होने पर फ़ख्र था और इसराइल का मुफाद इसे हर चीज़ से अजीज़ था। दानियाल ने खुद को संभालते हुए फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं खुद को रोक नहीं सकता क्योंकि अजीम तर इसराइल का मुफाद मुझे भी अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है। तुमसे एक मौका की दरख्वास्त करता हूँ, मुझे अब तुम नॉर्मल पाओगी। मायरा ने इसे बगौर देखा और फिर कंधे उचकाए। मैं फ़िलहाल अपना इरादा मौखर कर देती हूँ, मगर याद रहे ये तुम्हारी कारकर्दगी से मशरूत होगा। ज़रा सी कोताही। दानियाल ने इसे हाथ के इशारे से रोकते हुए कहा, इस लम्हे के बाद से तुम कोई कोताही पाओ तो हेडक्वार्टर को इत्तला देने में लहज़ा भर न लगाना, ये मेरा हुक्म है। मायरा के स्पार्ट चेहरे पर आसूदा से मुस्कुराहट नमूदार हुई। इसी लम्हे रैफर गोले के मानिद कमरे में वारिद हुआ और पुरजोश अंदाज में बोला, होटल से हासिल होने वाली फुटेज और सेफ सिटी कैमरों ने कमाल कर दिखाया। हम यकीनी तौर पर जानते हैं कि जनरल गोलियान के कातिल कहाँ मौजूद हैं। मायर और दानियाल जैसे खुशी से उछल पड़े थे। रात का आखिरी पहर था, मगर नींद दानियाल की आंखों से कोसों दूर थी। वो और मायरा होमलैंड सिक्योरिटी के अमरीकी इदारे के ऑपरेशन रूम में थे। दोनों के चेहरे तमतमा रहे थे। कामयाबी इनसे ज्यादा दूर नहीं थी। ऑपरेशन रूम में दर्जन भर स्क्रीन के सामने इनके ऑपरेटर मौजूद थे। इस स्क्रीन पर मुख्तलिफ मनाजिर नजर आ रहे थे। कुछ मनाजिर मतलूब पाइप फैक्ट्री के थे। फैक्ट्री ऊपर खासी बुलंदी पर मौजूद ड्रोन ये मनाजिर दिखा रहा था। ड्रोन में मौजूद जदीद तरीन सेंसर इंसानी वजूद से निकलने वाली हरारत को मॉनिटर कर रहे थे और इसकी मदद से एक कंप्यूटराइज इमेज बन रहा था जो दिखा रहा था कि फैक्ट्री के एक टूटे फूटे कमरे में 2 अफराद मौजूद थे और दर्जन भर पाइपों के अंदर लेटे हुए थे। ये इमेज ही दानियाल और मायरा के वजूद में जोश और सनसनी भर रहा था। कातिलों और दहशत गर्दों की गोया एक पूरी फौज थी जो उनकी दस्तरस में थी। इन दोनों का ख्याल था कि कमरे में यकीनन कर्नल कमाल और इसकी साथी औरत थे और दीगर इनके मातहत थे। होमलैंड सिक्योरिटी के सरबराह का इतने सारे दहशत गर्द एन अमेरिका के कल में देखकर पसीने छूट गए थे। वो थोड़ी देर में पहुंचने वाला था। इसके बाद मोसाद के अमेरिकन डेस्क और होमलैंड सिक्योरिटी की मुश्तरका टीम ने पाइप फैक्ट्री पर धावा बोल देना था। रेफर भी इस टीम के साथ था और ये टीम 24 बेहतरीन एजेंटों पर मुश्तमिल थी। पाइप फैक्ट्री को घेर चुकी थी और तयशुदा मामलात के तहत होमलैंड सिक्योरिटी के सरबराह को ऑपरेशन रूम में आकर इस ऑपरेशन की बाज़ाब्ता मंजूरी देना थी और फिर इस टीम ने पाइप फैक्ट्री पर हल्ला बोल देना था। होमलैंड सिक्योरिटी का सरबराह ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ। इसका नाम विल पाउल था और वो एक लंबा चौड़ा सियाफाम था। उम्र का अंदाज़ा 50 से ऊपर का था। इसने मायरा और दानियाल से बड़ी बेदिली के साथ हाथ मिलाया। वो मोसाद की इस ऑपरेशन में शमूलियत का मुखालिफ था, मगर एक फ़ोन कॉल पर इसे अपना मौक़िफ़ तब्दील करना पड़ा था। विल पाउल ने एक दस्तावेज पर दस्तखत किए और फिर ऑपरेशन का आगाज़ हो गया। वो स्क्रीन पर लाइव मनाजिर दिखा रहे थे। रेफर भी स्या मखसूस वर्दी में ऑपरेशन कमांडो के साथ था। फैक्ट्री के मेन गेट को छोड़कर दाएं बाएं दीवारों के साथ सीढ़ियाँ लगा दी गई थी। जदीद तरीन माइक्रो बता रहे थे कि दीवारें बिल्कुल महफूज है और वहाँ कोई वार्निंग सिस्टम मौजूद नहीं था। लम्हों में ही पूरी टीम दोनों तरफ की दीवारों के ऊपर थी। रेफर बराह रास्त दानियल के साथ राब्ते में था। इसने पुरजोश सरगोशी की। यकीन नहीं आ रहा, दहशत गर्दों की पूरी फौज पानी में बैठी बतखों की मानिद हमारे निशाने पर है। यकीन के साथ आगे बढ़ो और कामयाबी समेट लो। पूरी टीम बेहद खामोशी और सूरत के साथ दूसरी जानिब कंपाउंड में उतर गई।
ریفر کی قیادت میں 4 ایجنٹس کی ٹیم ایک طرف موجود کمرے کی طرف بڑھی اور باقی ایجنٹس اپنے کمانڈر کے ساتھ نشان زدہ پائپوں کی طرف بڑھے۔ پہلی ترجیح دہشت گردوں کو زندہ گرفتار کرنا تھا تاکہ انہیں دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے۔ اس موقع پر دانیال نے بڑے شفاف انداز میں ریفر سے کہا، اگر کرنل کو گولی مارنے کے سوا کچھ چارہ نہ رہے تو جنرل گوریان کے نام کی پہلی گولی اس کی پیشانی میں اتارنا۔ ریفر کی تمام تر توجہ ٹارگٹ پر تھی۔ اس نے کہا، میری خواہش ہے کہ گولی مارنے کی نوبت آ ہی جائے۔ آخری الفاظ ابھی اس کے منہ سے ادا ہوئے ہی تھے کہ قریبی زوردار چمک نمودار ہوئی اور اگلے ہی پل جیسے کسی طاقتور ہاتھ نے اٹھا کر ریفل کو دور پھینک دیا۔ زوردار دھماکے کے ساتھ یکے بعد دیگرے پائپ فیکٹری کا کمپاؤنڈ دھماکوں سے گونج اٹھا اور پھر جیسے پورے کمپاؤنڈ کو تیز سے نیلی آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دانیال دیوانوں کی مانند ریفر کو آوازیں دے رہا تھا مگر جواب نداری۔ اسکرین پر ہر طرف نیلی آگ کی لپٹیں تھی جو قیامت کا منظر پیش کر رہی تھی۔ کرنل کمال نیو یارک میں تھا۔ وہ ایک سیاہ فام جوان کے بہروپ میں تھا۔ اسرائیلی ٹیکنالوجی کو ایرانی ماہرین نے خوب اچھے سے سمجھ لیا تھا اور اب دشمن کا ہتھیار اسی کے خلاف استعمال ہو رہا تھا۔ ایرانی ایجنٹس اس ٹیکنالوجی کی بدولت بہت تیزی سے من چاہا روپ اپنا لیتے تھے اور یہ سب اتنا حقیقی نظر آتا تھا کہ دماغ چکرا جاتا تھا۔ اسی سبب وہ بڑے آرام سے امریکہ میں دندناتے پھر رہے تھے۔ کرنل ایک ریسلنگ ایرینا میں موجود تھا۔ یہ دو مختلف دنیایں تھیں۔ ایرینا کے اوپری حصے میں رنگوں اور روشنیوں کا اور گلیمرز کا ایک جہاں تھا۔ تنورہ کشتی ہوتی تھی اور انسانوں کے ساتھ انسان لڑتے تھے۔ ایرینا کی زیر زمین دنیا میں تاریکی کا راج تھا۔ اس تاریکی میں انسان اپنے چہرے سے مہذب ہونے کا نقاب اتار کر اپنے حقیقی جامے میں نظر آتے تھے۔ اس تاریکی میں بھی مقابلے ہوتے تھے۔ انسان کے ساتھ انسان کے بجائے درندے لڑتے نظر آتے تھے اور یہ سب دیکھنے کے لیے لاکھوں افراد منہ مانگی ادائیگیاں کرتے تھے۔ یہ سب آنکھوں کے سامنے بھی ہوتا تھا اور ڈارک ویب پر بھی دستیاب تھا۔ رومن ایمپائر کے دور سے یا شاید اس سے بھی پہلے انسانوں کو درندوں سے لڑتا دیکھنے والوں کی نہ جانے کون سی حس کو تسکین حاصل ہوتی تھی۔ صدیوں پرانا یہ سلسلہ آج بھی جاری تھا۔ انسان نہ بدلا تھا اور شاید نہ ہی بدلے گا۔ حیوانیت کل بھی ننگا ناچتی تھی اور آج بھی لبادے کے بغیر ہی تھی۔ زیر زمین پارکنگ میں موجود ایک خاص لفٹ میں داخل ہو کر سیکنڈ فلور کے بٹن کو کرنل نے مسلسل 3 دفعہ دبایا تو لفٹ حرکت میں آ گئی اور اس کا رخ اوپر کے بجائے نیچے کی طرف تھا۔ 30 سیکنڈ میں لفٹ نہ جانے کتنی گہرائی میں اتر گئی تھی۔ لفٹ رکی اور خودکار کھلنے والے دروازے سے کرنل باہر نکلا تو یہ ایک خوب روشن کمرہ تھا جو کسی بھی قسم کے فرنیچر سے عاری تھا۔ کمرے کے وسط میں جیسے اس کے استقبال کے لیے گہری نیلی اور چست وردیوں میں 3 افراد موجود تھے۔ ان میں سے ایک 30-32 سال کی خوبرو لڑکی تھی۔ کمر پر سنہرے بالوں کی چوٹی گرائے جسم سے چپکی وردی میں وہ کسی ہالی ووڈ ایکٹریس سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ باقی دو بھی خوب لمبے ترنگے سفید فام تھے۔ ورزشی مضبوط جسم اور ہولسٹر سے جھانکتے ہتھیاری نے پروکار ہیبت عطا کر رہے تھے۔ لڑکی کے کندھے پر جگمگاتا ایک سنہری سٹار ظاہر کر رہا تھا کہ وہ سینئر تھی اور فوراً ہی کرنل کے اس انداز کی تصدیق ہو گئی۔ لڑکی نے نرم لہجے میں کہا، میں نے تمہاری پروفائل دیکھی ہے، تم یقیناً جیمی فورٹان ہو۔ کرنل نے مسکراہٹ کے ساتھ سر کو خم کر دیا۔ لڑکی مزید بولی، میں روزی وائٹ ہوں اور ہیری روڈ ایرینا میں تمہیں خوش آمدید کہتی ہوں۔ ساتھ ہی اس نے اپنے دونوں ماتحتوں کو مخصوص اشارہ کیا تو وہ کرنل کے گرد پہنچ گئے۔ لڑکی دوبارہ کرنل سے مخاطب ہوئی، رولز کے مطابق تمہیں اسکین کیا جائے گا، یقیناً تم برا نہیں مناؤ گے۔ کرنل نے دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا، میں ذہنی طور پر مکمل تیار ہو کر آیا ہوں۔ روزی مسکرائی، اچھا ہے، ایسے افراد کو مسٹر ووڈ پسند کرتے ہیں۔ کرنل کی تلاشی کا عمل شروع ہو گیا۔ ہدایت کے مطابق وہ کسی ہتھیار کے بغیر آیا تھا۔ اس کی جیبوں سے معمولی رقم کے علاوہ کچھ نہیں ملا تھا۔ یہ رقم دوبارہ اس کی جیب میں ڈال دی گئی۔ کرنل نے غور کیا تھا کہ تلاشی کے عمل کا روزی نے بڑی باریک بینی سے جائزہ لیا تھا۔ یقیناً وہ فرض شناس اور چوکس لڑکی تھی۔ اہم بات یہ تھی کہ کرنل کے پورے وجود پر چڑھی بے حد باریک اور مضبوط جھلی کا تلاشی لینے والوں کو احساس بھی نہیں ہو سکا تھا۔ یہی جھلی اسے سیاہ رنگ عطا کیے ہوئے تھی۔ چہرے پر موجود ماسک قدرے موٹا تھا اور گردن تک آتے آتے وہ بے حد باریک ہو جاتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کرنل ایک آرام دہ کمرے میں تھا۔ روزی اس کے ساتھ آئی تھی۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد وہ بولی، فی الحال تم اس کمرے تک محدود رہو گے اور کسی ضرورت کے لیے انٹرکام استعمال کرو گے۔ کرنل بولا، اس طرح تو میں خود کو قیدی تصور کروں گا۔ میں ایرینا کے اس خاص حصے میں گھومنا پھرنا چاہتا ہوں اور مسٹر ووڈ سے فوری ملاقات میرا ایجنڈا ہے۔ تھوڑا دھیرج رکھو، مسٹر ووڈ سے تمہاری ملاقات کسی بھی وقت ہو جائے گی۔ فی الوقت وہ مصروف ہے۔ چینل اے، میری ذمہ داری یہاں تک ہے۔ چینل بی میں داخل ہوتے ہی تم مکمل آزاد ہوگے اور چینل بی میں داخلے کا فیصلہ مسٹر ووڈ کریں گے۔ اتنا کہہ کر وہ کرنل کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کرنل نے طویل سانس لیا، ٹھیک ہے، میں تمہاری ذمہ داری سمجھ رہا ہوں۔ روزی کے چہرے پر طمانینت نمودار ہوئی اور وہ کمر پر چٹی لہراتی کمرے سے رخصت ہو گئی۔
معزز سامعین و ناظرین، داستان ابھی جاری ہے۔